हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एथिक्स के अंतर्गत जो इस चीज़ का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आज का ये प्रश्न तो होगा ही जो दिया गया था, और यदि आपको ये प्रश्न नहीं मिला है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर ये प्रश्न दिया गया होगा। साथ ही हम एक सब टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे ताकि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी एथिक्स को समझना आसान हो, और साथ ही साथ उन्हें ये भी समझ में आ सके कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन साधारण सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। ये यूपीएससी, मुझे लगता है शायद सीएससी 2017 का ये क्वेश्चन है। मैं एग्जैक्ट ईयर तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद ये 2017 में ही पूछा गया था या 2016 में, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। शासन, सुशासन और नैतिक शासन शब्दों से क्या समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है। तो और आप लोगों में से जिनके आंसर्स मैंने पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे उत्तर लिखे भी हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि इसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे डिस्कस करने से पहले हम पहले समझते हैं कि जो आज का सब टॉपिक है कि रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन बिल्डिंग एथिकल वैल्यूज़, यानी कि जो हमारे शिक्षण संस्थान होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है एक व्यक्ति के मध्य नैतिक मूल्यों के विकास में। देखिए, कल हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि जो परिवार होता है उसकी क्या भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत नैतिक मूल्यों के विकास में। इस प्रकार का प्रश्न वैसे डायरेक्टली यूपीएससी में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये टॉपिक है, एक सब टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो हो सकता है कि यूपीएससी पूछ ले कभी ना कभी इससे भी संबंधित कोई प्रश्न। तो देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, फैमिली का क्या रोल होता है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थानों का क्या क्या भूमिका होती है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने निजी उदाहरण दीजिए, पर्सनल एग्जाम्पल्स। यहाँ पर जो आपके उदाहरण होंगे वो आपके खुद के जीवन से ज़्यादा जुड़े होने चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर होगा उसे भी इंटरेस्ट आए आपके आंसर्स को पढ़ने में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षण संस्थान क्या भूमिका निभाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो आपके अंतर्गत डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं हम, वो विकास, उसके विकास में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं अपने स्कूल की ही बात करूं, जब मैं स्कूल के अंतर्गत था, और आप में से भी कई कई प्रतिभागी हो, एस्पिरेंट्स ने अनुभव किया ही होगा जब वो स्कूल्स में थे, कि जब भी हम स्कूल लेट पहुंचते थे तो हमें या तो असेंबली में खड़ा कर दिया जाता था एक अलग लाइन बनाकर, या गेट के अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता था जब तक असेंबली ख़त्म नहीं होगी। और उसके पश्चात स्कूल ग्राउंड के कम से कम 3 या 4 चक्कर दौड़ने हम लोगों को पड़ते थे, और प्रिंसिपल खड़े होकर ये सब देखते थे। तो ऐसे में जो डिसिप्लिन की भावना होती है वो आती है मन के अंतर्गत कि नहीं, अब टाइम पर स्कूल पहुंचना है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी, जैसे वेडनेसडे को हमारे स्कूल्स में पीटी होती थी, एक्सरसाइज वाला डे होता था, तो यहाँ इस दिन एक विशेष ड्रेस होती है, वाइट ड्रेस, वो पहन के आनी पड़ती थी। और यदि हम में से किसी ने वाइट ड्रेस नहीं पहनी होती थी उस समय, तो पुनः हमें वही 3-4 चक्कर दौड़ने पड़ते थे, या कभी कभी प्रिंसिपल सर ऐसे भी करते थे कि हमें स्कूल से वापस लौटा देते थे घर की तरफ, कि जाके ड्रेस बदल कर आइए और फिर ही वापस आपको स्कूल अटेंड करने के लिए मिल पाएगा। तो देखिए, ये सब चीज़ें, भावनाएं जो हैं वो डिसिप्लिन लेकर आती है आपके अंतर्गत। दूसरा, अब प्रेयर्स पर आते हैं। ये तो जब स्कूल स्टार्ट होने वाला होता है तब इस तरीके की भावना डेवलप की जाती है मन के अंतर्गत। उसके पश्चात जो प्रेयर होती है, देखिए प्रेयर्स के अंतर्गत भी कई मूल्य छुपे होते हैं। जैसे हमारी प्रेयर संस्कृत में थी तो उसमें ये भावना अक्सर आती थी, अस्तो माँ सद गमया, यानी कि मुझे सत्य की तरफ लेकर जाइए माँ, जिस भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। उसी तरीके से तमसो माँ ज्योतिर्गमया, एक अस्तो माँ सदगमया, यह संस्कृत के श्लोक है। आप चाहे तो ऐसे श्लोकों को ऐसे के अंतर्गत भी यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स से किसी आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, यानी कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाइए। तो ये जो जिस तरीके की भावनाएं स्टार्टिंग प्रेयर्स के अंतर्गत डेवलप करवाई जाती है, तो वो भी मूल्य एक व्यक्ति के अंतर्गत ही विकास करने में स्कूल की भूमिका यहाँ पर आपको दिखती है। इसी तरीके से एक अन्य मूल्य भी जो मुझे अब याद आ रहा है, जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे कॉलेज का जो ध्येय वाक्य था वो था ज्ञानम परमम ध्येयम।
आपके भी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई संस्कृत का श्लोक ध्येय वाक्य में ज़रूर होगा, आप उसे देखने की कोशिश कीजिए। मेरे कॉलेज का ध्येय वाक्य ये था, ज्ञानम परमम ध्येयम, यानी कि इस दुनिया में जो परम ध्येय है वो ज्ञान ही है, ना ही धन है, ना ही कोई बड़ा ओहदा है, केवल और केवल ज्ञान। ज्ञान ही इस संपूर्ण जगत का परम ध्येय है, ज्ञान को प्राप्त करना। तो देखिए, इस प्रकार की जो भावना, इस प्रकार के जो मूल्य हैं वो स्कूल सिखाता है। प्रेयर्स के पश्चात आ जाइए क्लासरूम में। जब एक बार प्रेयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अब क्लासरूम में जाते हैं, तो क्लासरूम के अंतर्गत भी आपको काफ़ी वैल्यूज सीखने के लिए मिलती है। कक्षा के अंतर्गत देखिए, कक्षा के अंतर्गत जब टीचर्स आते हैं, आप टीचर्स से प्रभावित होते हैं। जैसे मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं अपने केमिस्ट्री के टीचर से बहुत प्रभावित था। वो इसलिए था, उनका नाम पॉल सर था, तो मुझे उनका पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा, हम लोग उन्हें पॉल सर करके बुलाते थे। वो हमें हमेशा प्रेरित करते थे कि हम इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ें। किस तरीके से वो हमें इसके लिए प्रेरित करते थे? देखिए, इनके पहले भी कई टीचर थे हमारे स्कूल में केमिस्ट्री के लिए, लेकिन जब ये सर आए तो वो किस तरीके से अन्य टीचर से अलग थे। और क्यों हम इनसे ज़्यादा प्रेरित हुए? क्योंकि जो अन्य टीचर्स थे, जो अन्य केमिस्ट्री के टीचर्स थे, वो हमें कभी केमिस्ट्री लैब में अंदर घुसने नहीं देते थे, और यदि केमिस्ट्री लैब में घुसने भी देते थे तो केमिकल्स छूने नहीं देते थे। लेकिन पॉल सर ने हमें आज़ादी दी कि जाके हम अपने एक्सपेरिमेंट्स खुद डिज़ाइन करें, एक्सपेरिमेंट्स खुद करें और सीखें उन चीज़ों से कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। हमेशा हमारा दिमाग इनक्यूसिटिवनेस जिसे बोला जाता है, कि हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए आपका दिमाग, इनोवेटिवनेस हमेशा रहनी चाहिए। तो वो उन्होंने हमें सिखाया। तो ऐसे ही आपके कोई शिक्षक होंगे जिससे आप बहुत प्रभावित हुए होंगे, तो आप उनका उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से जब मैं कक्षा 5वीं में था तो मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, श्रीवास्तव सर, और यही हमें मैथ्स पढ़ाते थे, और इनकी जो बेटी थी वो भी हमारी कक्षा में ही पढ़ती थी। तो मैं अक्सर ये चीज़ देखता था कि जब हमारे जो टेस्ट होते थे, एग्जामिनेशन होते थे, और जब टेस्ट कॉपी श्रीवास्तव सर चेक करते रहते थे, तो वो जो अपनी बेटी की कॉपी होती थी वो किसी दूसरे मैथ्स के टीचर से चेक करवाते थे। ये सब हमारे सामने ही वो करते थे, ताकि जो बच्चे हैं एटलीस्ट उनके मन में ये बायसनेस ना रहे, उनके मन में ये शंका ना आए कि सर बायस्ड है। वो अक्सर इस तरीके के भाव हमारे मन से हमेशा निकालने की कोशिश ही करते थे कि भले वो हमारे मैथ्स के टीचर और उनकी बेटी भी मैथ्स पढ़ रही है हमारे साथ ही, लेकिन वो उसकी खुद की मैथ्स की कॉपी चेक नहीं करते थे, हमारे सामने ही दूसरे मैथ्स के टीचर से चेक करवाते थे। तो ये आप बता सकते हैं किस प्रकार से एक इम्पार्शियलिटी का जो मूल्य है वो हमें उन्होंने डेवलप कराया, कि कभी भी अपने ओहदे का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के जो दीवारें होंगी, यानी कि जो क्लासरूम्स की भी दीवारें होंगी, उनमें भी कई ध्येय वाक्य लिखे होंगे, कई मूल्य लिखे होंगे। तो वहाँ से आपको कई मूल्य सीखने के लिए मिलते हैं। कई बार वहाँ पे गांधी जी की तस्वीर होती है, भगत सिंह की तस्वीर होती है, इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर होती है। तो ये तस्वीरें इसलिए लगाई जाती है ताकि आप इनसे आदर्श मूल्य सीख सकें और अपने जीवन में अपना सकें। तो मेरे स्कूल्स में ज़रूर ये चीज़ें होती थी, तो ये भी हमें सीखने के लिए मिली। इसी तरीके से जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग जब होती है, तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग के अंतर्गत ही हमारे शिक्षक जब पेरेंट्स को बुलाते थे तो वो उन्हें दर्शाते थे कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। जैसे मेरे टीचर्स जब भी मेरे नंबर्स कम आते थे किसी भी एग्ज़ाम के अंतर्गत, तो वो मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल बुलाते थे, और उन्हें बुलाने के साथ अच्छे से मेरी कंप्लेंट करते थे कि मैं कितनी मस्ती करता था क्लास में और इसलिए मेरे नंबर कम आ रहे हैं। और यही चीज़ें फिर जब मैं घर जाता था तो मुझे काफ़ी डांट भी पड़ती थी। तो उससे मैं ये चीज़ मुझे ये चीज़ सीखने के लिए मिली कि मुझे ठीक ठाक तरीके से मेहनत करनी है, ताकि एटलीस्ट भले मैं मस्ती करूं क्लास के अंतर्गत, लेकिन साथ ही साथ मेरे डिसेंट मार्क्स आने चाहिए। तो जो मेहनत करने का मूल्य था वो मुझे इस पेरेंट टीचर्स मीटिंग के दौरान सीखने के लिए मिलता था, कि नंबर कम नहीं आने चाहिए कक्षा में, ठीक ठाक नंबर आने चाहिए। ये चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार से कुछ अन्य मूल्य सीखने के लिए मिलते हैं, जैसे इक्वालिटी होती है, कि सभी बच्चे जो आपके साथ होते हैं कक्षा में, बिना वर्ग भेद, बिना धर्म भेद, बिना जाति भेद, सब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। ना ही कोई जेंडर, ना ही कोई रेस, ना ही कोई रिलीजन, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। आप सब लोग एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, आप सब एक होते हैं। तो ये इक्वालिटी दर्शाता है। इसी प्रकार से हो सकता है आप स्काउट एंड गाइड्स में होंगे, जैसे मैं स्काउट एंड गाइड्स में था। तो जब मैं स्काउट के अंदर था
तो वहाँ पर कई बार क्या होता था, कैंप्स होते थे। तो मैंने उन कैंप्स में पार्टिसिपेट किया और मैंने ये चीज़ सीखी कैंप्स के अंतर्गत रहते हुए कि किस तरीके से जब हम लोग कैंप के अंतर्गत होते थे तो हमें क्या किया जाता था कि जो पास के गांव होते थे वहाँ पर लेकर जाया जाता था और उनकी जो समस्याएं हैं उनसे हमें अवगत करवाया जाता था। तो इस चीज़ की तरह इस स्काउट के अंतर्गत रहने से मैंने ये चीज़ें सीखी कि किस तरीके से जो आसपास के गांव हैं उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप कुछ इस प्रकार के मूल्य जो आपने खुद सीखे होंगे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत वो ढूंढ के निकालें और आप पाएंगे कि आपके अंतर्गत भी कई सारे वैल्यूज़ आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने ही डेवलप करने में भूमिका निभाई है। इसलिए तो कहा जाता है कि गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो ये ध्येय वाक्य है कि तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो हम कहना चाह रहे हैं अपने उपनिषद और पुराणों के माध्यम से कि गुरु ही सब कुछ है। और खुद कबीर ने भी, जिस तरीके से आपको याद होगा कि कबीर ने भी अपने एक श्लोक में यही बात कही है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कबीर दास जी ने भी अपने ही एक श्लोक के अंतर्गत ये बात कही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने भी गुरु की जो तुलना की है वो उन्होंने कबीर दास जी ने गोविंद से भी, गोविंद यानी कि उन्होंने भगवान को माना है, गोविंद से भी ऊपर किया। तो गुरु का जो स्थान रहा है वो हमेशा ही ऊपर रहा है हमारे समाज के अंतर्गत। तो आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि किस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो आपके टीचर्स हैं वो आपके अंतर्गत मूल्यों के विकास में भूमिका निभाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से इस प्रकार की चीज़ों को अप्रोच करना है। तो अब आप अपने निजी जीवन के उदाहरण को ढूंढिए और उसे एक जगह पर आराम से लिख लीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम के अंतर्गत यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उन्हें बता सकें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। तो देखिए इस आंसर या इस उत्तर के अप्रोच के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए मैंने कुछ आंसर्स देखे थे, कुछ आंसर्स में क्या था, डायरेक्टली गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस समझा दिया था लिखकर। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बेहतर तरीका ये होगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए 1 या 2 लाइन का, जिसमें आप ये बताइए कि जो गवर्नेंस है या एथिकल गवर्नेंस, क्योंकि पर्टिकुलरली जो ये पेपर है वो एथिक्स का ही है और आप एथिकल गवर्नेंस पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए कि एथिकल गवर्नेंस क्यों चाहिए होती है किसी भी एक समाज के अंतर्गत या किसी भी देश में या किसी राष्ट्र में। एथिकल गवर्नेंस का क्या महत्व होता है उसे 1 या 2 लाइन में बताइए। आप बताइए किस तरीके से प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, जो प्रगतिशील हो, ये समाज यदि प्रगतिशील होना चाहता है समाज, तो वो इसी नैतिक शासन के द्वारा ही आएगा। तो आप इस तरीके से 1 या 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिए। आप ऐसे भी बता सकते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये भी चीज़ कही है कि यदि समाज के अंतर्गत नैतिक शासन नहीं होगा तो मत्स्य न्याय या जंगल राज आ जाएगा। तो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, 1-2 लाइन में हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये क्योंकि नेगेटिव कनोटेशन में है, नेगेटिव स्टैंड में है, तो आप कोशिश कीजिए आप पॉजिटिव इंट्रोडक्शन रखिए। आप ये बताइए कि समाज में नैतिक शासन का क्या महत्व है, एथिकल गवर्नेंस का क्या महत्व है। उसके पश्चात अब आप क्या कीजिए, आप मेन बॉडी के अंतर्गत आइए और जो आप कर रहे थे, आप जिस तरीके से गवर्नेंस समझा रहे हैं, गुड गवर्नेंस समझा रहे हैं और एथिकल गवर्नेंस समझा रहे हैं, वो बताइए। देखिए आपको ज़रूर पता ही होगा कि गवर्नेंस क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो एक प्रशासन होता है, जब वो किसी प्रकार के स्कीम्स या नियम, जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लागू करता है किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत, तो उस लागू करने की प्रक्रिया को आप शासन कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। गुड गवर्नेंस की जो परिभाषा है वो वर्ल्ड बैंक ने दर्शाई है और ज़रूरी हो जाता है कि जब आप गुड गवर्नेंस यहाँ पर लिख रहे हैं तो आपको वो मूल्य पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने 8 मूल्य यहाँ पर बताए हैं और आपको वो 8 मूल्य, यदि आप लिख नहीं पा रहे तो एटलीस्ट आप ये फिगर बना दीजिए, आपको वो बताना पड़ेगा कि वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या बताया है। तो देखिए इसे याद करने का एक सिंपल तरीका है केयर, और इसके पश्चात पियर। तो ये क्या है, देखिए ए से है अकाउंटेबिलिटी,
मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, आप इसे बस सुनते रहिएगा। ए से अकाउंटेबिलिटी है, आर से रिस्पॉन्सिवनेस है, ई से इफेक्टिवनेस है, आई से इंक्लूसिवनेस है, ई से एफिशिएंसी है, सी से कस्टमर ओरिएंटेड, पी से पार्टिसिपेटरी और आर से रूल ऑफ लॉ। ये कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, सिटीजनशिप ओरिएंटेड या सिटीजन ओरिएंटेड गवर्नेंस इस तरीके का होना चाहिए। वो गुड गवर्नेंस के 8 पिलर हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपके आंसर में ये 8, यदि आप ये 8 चीज़ें लिख नहीं पा रहे तो एटलीस्ट ये छोटा सा डायग्राम बना दीजिए और ये वैल्यूज़ दर्शा दीजिए कि ये वैल्यूज़ कुछ कुछ हैं जो गुड गवर्नेंस के अंतर्गत आनी चाहिए। और इसके पश्चात एथिकल गवर्नेंस। तो एथिकल गवर्नेंस तो आप में से कईयों को ये चीज़ पता ही है कि एथिकल गवर्नेंस का क्या मतलब होगा, यानी कि ऐसा शासन जिसमें नैतिक मूल्य हों। और नैतिक मूल्य फिर वो आपको पता ही है, सिंपैथी, कंपैशन, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, वो सब लिखना है और उदाहरण के माध्यम से समझा देना है इन चीज़ों को। तो उदाहरण आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पर उदाहरण डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ उदाहरणों के माध्यम से समझाइएगा कि एथिकल गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में क्या अंतर होता है। तो आप समझा सकते हैं। जैसे मैं एथिकल गवर्नेंस का आपको यहाँ पर उदाहरण दे देता हूँ। प्रशांत नायर हैं, IAS हैं कोझिकोडे के। उन्होंने कंपैशनेट कोझिकोडे एक कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की थी। तो ये कंपैशनेट कोझिकोडे उन गरीब बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए है जो ठीक ठाक तरीके से दिन के अंतर्गत 2 वक्त का भोजन की व्यवस्था जो खुद नहीं कर सकते, उनके लिए मुफ्त भोजन व्यवस्था कंपैशनेट कोझिकोडे के अंतर्गत प्रशांत नायर जी ने चलाई थी। तो इसमें आप बता सकते हैं किस तरीके से सिंपैथी, कंपैशन सामने आ रहा है, यानी कि समानुभूति, सहानुभूति, वो मूल्य लागू होते हुए नजर आते हैं। तो ये एथिकल गवर्नेंस का एग्जाम्पल हो गया। इसके पश्चात आप एक पैरा में ये दर्शाइए कि यदि एथिकल गवर्नेंस नहीं होगा किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत तो क्या समस्याएं आएंगी। और आप यहाँ पर अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंतर्गत, क्योंकि नैतिक प्रशासन नहीं है, तो किस तरीके से अस्थिरता वहाँ पर नज़र आती है। और उसके पश्चात एक निष्कर्ष बताइए। निष्कर्ष में ये बताइए कि कैसे एथिकल गवर्नेंस को लागू किया जाए। ना ही सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, बल्कि यानी कि प्रशासकों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है नैतिक मूल्यों के अंतर्गत, बल्कि साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं ज़रूरी है कि उनके अंतर्गत भी नैतिक मूल्य हों। तभी शासन में, तभी राष्ट्र के अंतर्गत और या समाज में एक नैतिक प्रशासन का विकास सुचारू रूप से हो पाएगा। तो इस तरीके का कंक्लूजन लिखिए और ये आपके आंसर की अप्रोच होनी चाहिए। हो सकता है आप आंसर इस तरीके से ना लिखें, लेकिन फिर भी ऐसे डायमेंशंस आंसर के अंतर्गत आने चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको चीज़ें समझ में आई होगी ठीक ठाक तरीके से। यदि कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।